ब्रेन का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारी मूवमेंट्स पे असर होता है। हाथों में या पैरों में कंपन होती है। पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा थकान होती है। अब सपने में ऐसे करते हैं जैसे वो सपने को अनेक्ट कर रहे हो। एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, रूरल एरिया में जो वेल वाटर, जो कुएं का पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट पार्किंसन डिजीज को पेशेंट के एंटर करते ही पहचान लेता है। 5-6 साल के बाद अक्सर क्या होता है कि दवाई का इफेक्ट कम होने लग जाता है और इसके साथ साथ इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। दवाओं के साथ हेलुसिनेशन होने लग जाती है। उस केस में पेशेंट्स को हम डीबीएस सर्जरी भी ऑफर कर सकते हैं। उनको अपना लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव रखना होता है। अक्सर पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स में बैलेंस बहुत अच्छा नहीं होता है, तो एक्सरसाइज करते वक्त उन्हें ध्यान रखना है। चलने फिरने में भले उनको बहुत मुश्किल आती है, पर साइकिलिंग वो आराम से कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाला शर्मा हूँ, डायरेक्टर एंड हेड न्यूरोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। आज हम पार्किंसन डिजीज के बारे में बात करेंगे। पार्किंसन डिजीज ब्रेन का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारी मूवमेंट्स पे असर होता है। ब्रेन के डोपामिन नाम के केमिकल बनाने वाले सेल धीरे धीरे डिजेनरेट होने लग जाते हैं, जिसके चलते 60-70 के दशक के पेशेंट्स को पार्किंसन डिजीज होती है। पार्किंसन डिजीज के अगर हम सिम्टम्स की बात करें, पार्किंसन डिजीज में अक्सर हाथों में या पैरों में कंपन होती है, जो एक साइड से स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे दोनों साइड को इन्वॉल्व करती है। इसके साथ साथ बॉडी आपकी स्टिफ होती जाती है और रिजिड होती जाती है और बॉडी में बैलेंस गड़बड़ा जाता है। ये पार्किंसन डिजीज के क्लासिकल या मोटर सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ ही पार्किंसन डिजीज में कई नॉन मोटर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा थकान होती है, पैरों में जलन हो सकती है या नीचे बैठ के खड़े होने पे ब्लड प्रेशर में ड्रॉप हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, उनकी स्मेल जा सकती है। और पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स कई बार सपने में ऐसे करते हैं जैसे वो सपने को अनेक्ट कर रहे हो, सपने में किसी से लड़ाई कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं, तो ये भी एक पार्किंसन डिजीज का सिम्टम हो सकता है, जिसे हम नॉन मोटर सिम्टम्स कहते हैं। पार्किंसन डिजीज में अक्सर देखा गया है कि कुछ सिम्टम्स पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम्स शुरू होने से काफी पहले आ जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या स्मेल का जाना, और या फिर आप अगर तीसरे सिम्टम्स की हम बात करें, वो होता है आरबीडी और आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसको मैंने अभी डिस्क्राइब किया था। जैसे स्लीप में आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ड्रीम्स में को अपना अनेक्ट कर रहे हो। और जो ये सिम्टम्स है, अक्सर हमने देखा है कि पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स शुरू होने से 10-15 साल पहले आ सकते हैं, जिससे हमें आभास हो सकता है कि ये वो पेशेंट्स हैं जिनको आगे जाके पार्किंसन डिजीज होगी। अगर हम बात करें पार्किंसन डिजीज के कॉजेज की बात करें, तो ये इंटरप्ले है बिटवीन जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स। जो लोग प्री डिस्पोज होते हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फैक्टर से एक्सपोज होते हैं, तो उनमें पार्किंसन डिजीज हो सकती है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है इन दोनों के बीच में। अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें, जैसे एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, एंड हमने ये भी देखा गया कि रूरल एरिया में जो वेल वाटर, जो कुएं का पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, उनको भी ये डिजीज हो सकती है। और इसमें देखा गया है कि अक्सर जैसे पेस्टिसाइड्स के अलावा और भी जैसे एक्सपोजर टू जो सॉल्वेंट्स होते हैं, जो स्क्रीन पेंटिंग वगैरह में होते हैं, उनके एक्सपोजर के साथ भी ये डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अक्सर देखा गया है कि अगर किसी को हेड इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे बॉक्सर वगैरह, उनमें ये डिजीज अक्सर ज्यादा पाई जाती है। हम अगर बात करें कि क्या ये डिजीज जेनेटिक होती है, जेनेटिक डिजीज बहुत कम परसेंटेज पेशेंट्स में पाई जाती है, 5 to 10% केसेस में। ये जो जेनेटिक डिजीज 5 to 10% पेशेंट्स में होती है, वो अक्सर यंग एज में होती है, 50 साल की उम्र से पहले अफेक्ट करती है। ज्यादातर केसेस में ये जेनेटिक नहीं होती है, बस ये जो फैक्टर्स हैं आपस में बड़ा कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है जेनेटिक फैक्टर का और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, जिसकी वजह से ये पार्किंसन डिजीज होती है। अगर हम बात करें डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन डिजीज की, कैसे इसे डायग्नोस किया जाए, जो पार्किंसन डिजीज का डायग्नोसिस होता है, अक्सर एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट पार्किंसन डिजीज को पेशेंट के एंटर करते ही पहचान लेता है कि इस पेशेंट को पार्किंसन डिजीज होगी। अक्सर इन पेशेंट्स में हाथों में कंपन होती है
और इनका शरीर अकड़ा होता है और इनकी चाल धीमी हो जाती है और इनका उठना बैठना चलना फिरना सब धीमा हो जाता है। इसके साथ साथ इनका बैलेंस भी गड़बड़ाया होता है। ये पार्किंसन डिजीज के क्लासिकल मोटर सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट्स को नॉन मोटर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकान होना, एकदम अचानक खड़े होने पे आंखों के आगे अंधेरा आ जाना या चक्कर आ जाना या पैरों में जलन होना, कॉन्स्टिपेशन होना या आपको खाना निगलने में दिक्कत होना या फिर रात को सोते वक्त ड्रीम्स में आप ऐसे लगता है कि जैसे आप ड्रीम्स को एक्ट कर रहे हो, जैसे ड्रीम में लड़ाई कर रहे हो या किसी के साथ वायलेंट आर्गुमेंट कर रहे हो। ये सारी चीजें जो पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। पार्किंसन डिजीज का जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकली होता है। इमेजिंग हाँ हम कुछ पेशेंट्स में करवाते हैं ये देखने के लिए कि कोई और कॉज तो नहीं है पार्किंसन डिजीज का या किसी और कॉज की वजह से ये बढ़ तो नहीं रही है। बहुत रेयरली कुछ पेशेंट्स में हमें स्पेशलाइज्ड इमेजिंग जैसे डेट स्कैन भी करवाना पड़ता है, जहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये पार्किंसन है या पार्किंसन प्लस डिजीज है। उनमें हम ये स्पेशलाइज्ड स्कैन्स भी करवाते हैं। और जहां तक ट्रीटमेंट की बात करें, जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स होते हैं शुरू के 5 से 6 साल में इनका दवाओं से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ये जो दवाएं पार्किंसन डिजीज में यूज होती है इस दवा को लेवोडोपा कहते हैं। जैसे कि हमने बताया था पहले कि पार्किंसन डिजीज डोपामिन नाम के केमिकल की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो उसी केमिकल को हम बाहर से देते हैं, तो लेवोडोपा होता है। जब हम इस दवा को देते हैं इन पेशेंट्स में ये सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स आता है और 5 से 6 साल तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेंटेन रहता है। 5-6 साल के बाद अक्सर क्या होता है कि दवाई का इफेक्ट कम होने लग जाता है। जो दवा 5-6 घंटे काम करती थी वो 1-2 घंटे काम करती है और इसके साथ साथ इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं कि इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा आने लग जाती है इन पेशेंट्स में। तो जब ये फेज आती है तो अक्सर इन दवाओं को हमें बड़े मेटिकुलसली एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मान लो कि दवाओं को बहुत ज्यादा एडजस्ट करने के बाद भी पेशेंट्स के लिए इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा रहे, उस केस में पेशेंट्स को हम डीबीएस सर्जरी भी ऑफर कर सकते हैं। डीबीएस सर्जरी में जैसे हार्ट में पेसमेकर डलता है, ऐसे ही ब्रेन के अंदर डीप बेसल गैंग्लिया में एक पेसमेकर डलता है जिसकी बैटरी यहाँ चेस्ट पे होती है, जिसे हम बाहर से एडजस्ट कर सकते हैं। इस पेसमेकर या डीबीएस सर्जरी के बाद अक्सर इनके जो साइड इफेक्ट है दवाओं के वो कम हो जाते हैं और इफेक्ट बढ़ जाता है। पर ये डीबीएस सर्जरी तभी ऑफर की जाती है जब पेशेंट्स को दवा से रिस्पॉन्स आ रहा हो। अगर पेशेंट्स को दवा से बिल्कुल रिस्पॉन्स ना आए तो इन पेशेंट्स में डीबीएस सर्जरी से भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। और अक्सर हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स में टाइम के साथ साथ दवाओं के साथ हेलुसिनेशंस होने लग जाती है। जिन पेशेंट्स में हेलुसिनेशंस होती हैं उनमें भी डीबीएस से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये तो हो गया जो हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, दवाओं से जो ट्रीटमेंट या डीबीएस सर्जरी से ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स हैं उनको अपना लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव रखना होता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। इनको एक्सरसाइज करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि इनको अपने आप को गिरने से बचाना है। अक्सर पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स में बैलेंस बहुत अच्छा नहीं होता है और गिरने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो एक्सरसाइज करते वक्त उन्हें ध्यान रखना है कि बैठ के या लेट के जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो प्रेफर करें जिसमें गिरने के चांसेस कम हो। और इसके साथ साथ देखा गया है कि जो साइकिलिंग स्किल्स है वो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स में प्रिजर्व्ड होती है। चलने फिरने में भले उनको बहुत मुश्किल आती है पर साइकिलिंग वो आराम से कर सकते हैं। तो जो स्टैटिक साइकिल होता है, एक्सरसाइज वाला साइकिल, उसको भी वो उससे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से अक्सर जो डिजीज है उसका प्रोग्रेशन भी थोड़ा धीमा हो जाता है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हेल्दी वेट मेंटेन करना, हेल्दी डाइट खाना। इन पेशेंट्स को अक्सर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो इन पेशेंट्स के डाइट में फाइबर होना बहुत जरूरी है। अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें, जो नॉर्मल आपका ईसबगोल होता है वो फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके साथ साथ आप खाने में हरी सब्जियां, सैलेड वगैरह ज्यादा इंक्लूड करें ये पेशेंट्स, तो इनको काफी फायदा होता है। और जो प्रोबायोटिक्स होती हैं वो भी काफी अच्छा काम करती हैं। प्रोबायोटिक्स कई बार इनके जो दवाओं का असर है उसको भी बढ़ा देती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के इनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बेहतर बना सकते हैं। डिजीज के लिए कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट आज की डेट में तो नहीं है, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके और छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के हम इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बना सकते हैं और जिसके चलते ये अपने डे टू डे एक्टिविटीज बड़े आसानी से कर सकें। थैंक यू।